हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम शशि शेख और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SSR ग्रोथ क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, फरवरी में ही है एग्ज़ाम, आप सभी को पता ही होगा कि एग्ज़ाम हमारा जल्द ही होने वाला है। तो दोस्तों, हम अब सिलेबस ना पढ़ के बस उन्हीं टॉपिक्स को केवल देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक ना कि हम अब सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हम प्रकाश का परावर्तन इससे पहले वाली वीडियो में देख लिए थे। तो अब हम देखेंगे इसी प्रकाश के परावर्तन में हमारा क्या है, एक टॉपिक है प्रतिबिंब और दर्पण, ठीक। इस वीडियो में अब हम देखेंगे क्या, प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में, ठीक। तो हमारा प्रतिबिंब, हम पहले प्रतिबिंब की परिभाषा देख लेते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है उसको देख लेते हैं, ठीक। क्या होता है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन तथा अपवर्तन पश्चात किसी अन्य बिंदु पे जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। परिभाषा समझ में आ गया। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। ये हमारा क्या रहा, प्रतिबिंब का परिभाषा रहा। हम एक बार लिख देते हैं इसको, आप देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक। ये है हमारा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन तथा अपवर्तन पश्चात अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। अभी हमने कैसे समझा, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दूसरे बिंदु को, अर्थात जहां वो मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उस दूसरे बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया प्रतिबिंब का परिभाषा कहते हैं, ठीक। समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम देख लेते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक। प्रतिबिंब के प्रकार, ये हमारा रहा प्रतिबिंब का प्रकार, ठीक। काइंड्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और एक हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक दोस्तों। अब हम इन दोनों प्रतिबिंबों के बारे में देख लेते हैं, कब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कब आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक, परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। तो यहाँ से हम इस परिभाषा के माध्यम से ही देख लेंगे कौन सा हमारा वास्तविक होता है, कौन
आभासी होता है। जैसे कि हम यहाँ एक मिरर बना देते हैं, ठीक, इसके माध्यम से आपको बता देते हैं कौन सा प्रतिबिंब आभासी है, कौन सा वास्तविक है। ठीक, तो ये हमारा रहा, माना कि यहाँ हमारा कोई बिंदु वस्तु है, ठीक, ये हमारा कोई वस्तु है C और यहाँ हमारा F है, ठीक, ये ध्रुव P है। अब इसके माध्यम से हम देख लेते हैं कौन आभासी है कौन वास्तविक। ठीक, माना कि हमारे यहाँ से चलने वाली किरण यहाँ गई और परावर्तन के पश्चात पुनः लौटी, ठीक, दूसरी किरण हमारी गई और परावर्तन के पश्चात लौटी, ठीक, यह जहाँ पे लड़ रही है इसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, तो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब हो गया, ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, ठीक। जबकि हम देखते हैं, अभी हमने इसे परिभाषा में देखा कि मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर यही प्रतिबिंब यहाँ पे हमारी जो किरण मिल रही है ये खाली मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब आभासी होता, ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पे प्रतिबिंब केवल उसकी वो लगे कि हाँ किरण मिल रही है वहाँ पे, ना कि वो रियल में मिले, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। और जो हमारा रियल में वहाँ मिलता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, दर्पण, ठीक, ये हमारा क्या रहा, दर्पण। दर्पण, इसकी इंग्लिश क्या होती है, मिरर, ठीक दोस्तों, इसकी इंग्लिश क्या है, मिरर। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है हमारा दर्पण। जब किसी चिकने तल के एक सतह पर कलाई करके उसके दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक। दर्पण की परिभाषा में लिख देता हूं एक बार। जब किसी चिकने तल को, जब किसी चिकने तल के एक सतह को, एक सतह पर कलाई कर या पालिश लगाकर, कलाई या पालिश करके उसके दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाता है। क्या, परावर्तक बना दिया जाता है, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, ऐसे निकाय को हम दर्पण कहते हैं, ठीक। ऐसे निकाय को दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दोस्तों ये तो हमारा रहा दर्पण का परिभाषा, ठीक, ये हमारा क्या रहा, दर्पण का परिभाषा। जैसे कोई तल हो, ये मान लो कोई चिकना तल है, इसके एक सतह को हम कलाई करके इसके इस दूसरे वाले सतह को परावर्तक बना देते हैं। परावर्तक मतलब इस पर प्रकाश किरण आए और परावर्तित हो जाए, ठीक। तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं देखता हूँ दर्पण के बारे में, आपको समझाता हूँ दर्पण क्या होता है। दर्पण के प्रकार अब हम देख लेते हैं, ठीक। क्या देखते हैं, दर्पण के प्रकार। ये हमारा रहा दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर, ठीक। इसकी इंग्लिश क्या होती है, काइंड्स ऑफ मिरर, काइंड्स ऑफ मिरर। ये हमारा हो गया दर्पण का प्रकार, ठीक। अब हम देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 1 हमारा क्या, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, ठीक। दर्पण हमारे कितने प्रकार के हो गए, दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल और नंबर 2 गोलीय दर्पण। अब हम इन समतल और गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। तो हमारा समतल दर्पण तो यही हो गया, जैसे कि कोई भी समतल दर्पण हो उसके एक सतह पर कलाई कर दिया जाए, ठीक, तथा दूसरी सतह को परावर्तक बना दिया जाए, हमारा हो गया समतल दर्पण। अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक। गोलीय दर्पण में सेम वही कंडीशन होगी, उसकी एक सतह हो उस पर कलाई कर दिया जाए,
दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाए, हमारा क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। ठीक, लेकिन अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण में हमारे प्रकार। ठीक, गोलीय दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 हमारा कौन सा गोलीय दर्पण, एक हमारा होता है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक, इसको हम उत्तल दर्पण भी लिख सकते हैं। ये हो गया एक हमारा अवतल, एक उत्तल। ठीक, अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, अवतल किसे कहते हैं और उत्तल किसे कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसको हम फिगर के माध्यम से देखेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए, माना कि ये हमारा कोई कांच का खोखला गोला है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, कांच का खोखला गोला। अब हम इसमें देखते हैं, इस कांच के खोखले गोले से हम ही निकालेंगे अवतल और उत्तल दर्पण। कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे, तो यहाँ से मान लो हम इसको काट के निकाल लिए, इतना पार्ट हम निकाल लिए, ये जो हमारा पार्ट निकला यहाँ से हमने काटा इसको, ये जो पार्ट निकला इसको हम निकाल लिए। ठीक, अब इस पे हम कलाई करेंगे। ठीक, अब यही हमारी कहानी है। कहानी क्या है कि यही हम कहानी बनाएंगे कि ये कौन सा उत्तल है, कौन सा उत्तल है, कलाई के माध्यम से। ठीक, तो आप देखिए दोस्त, जब हम दर्पण के उभरे हुए तल पर, जब हम कांच के उभरे हुए तल पर कलाई करते हैं तो हमारा ये कौन सा दर्पण होता है, अवतल गोलीय दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल गोलीय दर्पण। और यही चीज जब हम, ये हमारा रहा मिरर, गोलीय दर्पण, इस दर्पण के जब हम दबे हुए तल पे, ठीक, किस तल पे, अब हम यही चीज दबे हुए तल पे जब कलाई कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक, जब हम दबे हुए तल पे कलाई करते हैं, ये हमारा दबे हुए तल पे, यही कलाई जब हम दबे हुए तल पे कर दिए तो तब ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ये कौन सा हमारा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण। ठीक, जबकि ये जब हम कलाई उभरे हुए तल पे करते हैं तो वो हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, अब यहीं से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। क्या, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, जब किसी कांच के खोखले गोले के उभरे हुए, ठीक, किसी कांच के खोखले गोले के टुकड़े में उभरे हुए तल पे हम कलाई करते हैं। ये देखिए, उभरे हुए तल पे जो हमारा तल उठा हुआ हो उस पे हम जब कलाई करते हैं और इस अंदर वाले तल को हम क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, जब हम वही चीज उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब हम वही कलाई अंदर के, मतलब जो तल दबा हुआ है, ये माना कि हमारा तल दबा हुआ है तो इस पे कलाई करके इसको हम परावर्तक बना दें, उभरे हुए तल को परावर्तक बना दें। ये देखिए हमारा उभरा हुआ तल नहीं दिख रहा है, इस उभरे हुए तल को हम परावर्तक बना देते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल गोलीय दर्पण हो गया। ठीक, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा उत्तल गोलीय दर्पण और अवतल गोलीय दर्पण। ठीक, अब हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो इसमें हम पहले एक चीज देख लेंगे, गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में, जिससे हमें दर्पण में प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या, दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में, दर्पण के कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूं। आगे हम देखते हैं दर्पण के कुछ मुख्य परिभाषा। ठीक, दर्पण के, क्या हमारा हेडिंग रहा, दर्पण का मुख्य परिभाषाएं, मुख्य परिभाषाएं, ये हमारे हो गए दर्पण के कुछ मुख्य परिभाषाएं। ठीक, अब हम इसमें कुछ मुख्य परिभाषाएं क्या क्या देखते हैं, जैसे कि हम पहले एक बार एक दर्पण बना देते हैं, उसके माध्यम से हम परिभाषा को देख देख के समझेंगे। ठीक, जैसे कि ये हमने बनाया, इस पे हमने उभरे हुए तल पे कलाई कर दिया। अगर हम उभरे हुए तल पे तक कलाई कर रहे थे, ये कौन सा दर्पण हुआ हमारा, यदि हम उभरे हुए तल पे कलाई किए थे, हमारा अवतल दर्पण हुआ। ठीक,
क्या हुआ, अवतल दर्पण। इसी अवतल दर्पण के माध्यम से अब हम दर्पण की कुछ परिभाषाएं निकालेंगे और देख समझेंगे। ठीक, तो ये देखिए, यहाँ हमारा P होता है, ये F होता है। ठीक, वक्रता केंद्र ये C होता है, क्या होता है, C। ठीक, अब इन्हीं सब के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और परिभाषा देखेंगे। ठीक, जैसे दर्पण की कुछ मुख्य परिभाषाओं में पहला परिभाषा हम डाल देते हैं, क्या, दर्पण का ध्रुव। क्या, दर्पण का ध्रुव। पहली हेडिंग हमारी क्या हो गई, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को, ये हमारा माना कोई दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। ठीक, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, ये तो हमारा रहा पहला। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको हम P से व्यक्त करते हैं। ठीक, दर्पण के ध्रुव को हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। ठीक, अगला हम देख लेते हैं क्या, C। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। दोस्तों वक्रता केंद्र के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है वक्रता केंद्र। ये देखिए वक्रता केंद्र, तो इसकी परिभाषा हम अभी जो थोड़ी देर पहले एक हमने बनाया था, ये गोला बनाया था। ठीक, ये गोला था हमारा, इसी का तो टुकड़ा हमने लेके यहाँ पे उसके ये हमने एक टुकड़ा निकाले थे, यहाँ से इस गोलीय दर्पण का एक टुकड़ा निकाले थे। उसके बाद उसके उभरे हुए तल पे कलाई करके इसको अवतल दर्पण बना दिए या उत्तल दर्पण बना दिए। ठीक, तो अब हम इसी गोले से ही इसकी जो वक्रता केंद्र है इसकी परिभाषा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए परिभाषा लिखते हैं, वक्रता केंद्र जिस कांच के खोखले गोले का, वक्रता केंद्र जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, खोखले गोले का कटा भाग होता है, क्या होता है, कटा भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही, ये जो हमारा है ना, वो क्या कह रहा है यहाँ परिभाषा में, क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, केंद्र कहलाता है। क्या हो गया, वक्रता केंद्र जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यहां से देखिए, जब हम यहाँ पे इस गोले के चाप लगाएंगे, देखिए यहाँ हम रखेंगे तो ये हमारे गोला प्रकार का यह जो नोक होगा यही होगा ना, इसी प्रकार तो हम बनाएंगे, तो इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अगला हम हेडिंग देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हेडिंग डालते हैं तीसरा, क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है वक्रता त्रिज्या। दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अब हम देखते हैं, यही परिभाषा उसमें सेम रहेगा, बस यहाँ तक जैसे वक्रता केंद्र, जैसे वहाँ वक्रता त्रिज्या जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या। ठीक, इस गोले की ये जो त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या ही
दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जो त्रिज्या यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आया दोस्तों? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, परिभाषा में लिख देता हूँ, वक्रता त्रिज्या जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, खोखले गोले का कटा भाग होता है, गोले का कटा भाग होता है, भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या ही, ठीक, यहाँ इसको हम सी से व्यक्त कर दें अगर, तो इस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, इस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम r से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी रहा, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? r से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं, सॉरी स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। ठीक, व्यक्त करते हैं। अब अगली हेडिंग हम देख लेते हैं क्या होता है। अगली हेडिंग हमारी फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? इसको हम हटा देते हैं, इसको आप लिख लिए होंगे ना, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, क्या है अगली हेडिंग हमारी? मुख्य फोकस। अब हम मुख्य फोकस को देख लेते हैं क्या होता है। चौथा नंबर हमारा मुख्य फोकस, ये हमारा चौथा हेडिंग रहा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है मुख्य फोकस। देखिए, जब किसी दर्पण पर जब प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक, प्रकाश किरण जब किसी दर्पण में प्रकाश किरण पड़ती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक, उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, होकर जाती है, ठीक, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को, उस बिंदु को, बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? मुख्य फोकस को हम F से व्यक्त करते हैं। इसको हम F से व्यक्त करते हैं, इसको हम F से व्यक्त करते हैं। ठीक, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हमें अभी काम आएंगे जब हम इसको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में फिगर बनाएंगे, इसके प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, फिर प्रतिबिंब का आरेख खींचेंगे, तो ये सभी परिभाषाएं हमारे वहाँ पे हमें मदद करेंगी फिगर बनाने में। ठीक, ये हमारा हो गया मुख्य फोकस। अगला हम देख लेते हैं, ये वक्रता त्रिज्या आप लोग ले लिए हैं। ठीक, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अगला हम देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक, ये हमारे फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध हम देख लेते हैं। ये हमारा रहा फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगली हेडिंग फोकस
और फोकस और ये हमारी हेडिंग रही क्या, फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक, इसको हम जान लेते हैं क्या होता है इसमें संबंध। देखिए दोस्त, फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेते हैं। तो ये हमारा रहा फोकस और ये हमारी रही वक्रता त्रिज्या। तो क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या, इसका संबंध क्या होता है, वक्रता त्रिज्या r अपान वक्रता त्रिज्या r अपान एफ इज इक्वल, अरे वक्रता त्रिज्या r अपान 2, ठीक, किसके, एफ के। ये हमारी कैसे हो गई वक्रता त्रिज्या, इसको हम और भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया एफ इज इक्वल टू r अपान 2, ठीक, r अपान 2। तो ये हमारे क्या हो गई वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध। इसको हम और लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा 2f इज इक्वल टू r, ठीक। ये हमारा रहा वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध है, ठीक। अगली हेडिंग हम देखते हैं, मुख्य अक्ष। क्या, मुख्य अक्ष। हमारी हेडिंग क्या रही, छठी हेडिंग क्या है, मुख्य अक्ष। इसके बारे में देख लेते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये हमारी जो यहाँ से वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच जो दूरी, इसको ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। कैसे कहते हैं, आइए हम परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव तथा ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र C तथा दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। कोई भी रेखा हो जो हमारे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला, फोकस दूरी। अगली हेडिंग हमारी क्या है, फोकस दूरी। इसको हम जान लेते हैं क्या होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक। हमारी हेडिंग हो गई फोकस दूरी। इसके बारे में जानते हैं क्या, देखते हैं फोकस दूरी। हमारी फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण के ध्रुव से, परिभाषा में लिखते हैं इसकी फोकस दूरी की, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से ध्रुव P से मुख्य फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को, तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। ये तो हमारे रह गए, हो गए दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, ठीक। जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारे हो गए मुख्य परिभाषाएं दर्पण से संबंधित, ठीक। अब हम देखते हैं प्रतिबिंब बनना, ठीक। दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उसमें हम देखेंगे पहले अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो हमारे एक चीज हम और जान लेते हैं कि हमारे दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए अनेक हैं, ठीक, अनेक स्थिति बनती है। जैसे कि दर्पण में, हमारे दर्पण के सामने
कितनी दूर पे है, अनंत पे है या वक्रता केंद्र पे है, या फोकस पे है या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक, तो ऐसे में हमारे अनेक स्थितियां बनती है दर्पण में। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे क्या, दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक।